हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीटीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स करके बताइए आपको सीटीपी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कैसे लग रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस एंड हिटलर्स नाजिम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो है, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो ये आपका ट्रेट थ्योरी जो ऑलपॉट ने दी थी, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का है, जिसमें 3 टाइप के हमने ट्रेट्स डिस्कस किए थे, सेंट्रल ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। तो उसमें से जो रेयर वाला आता है ना, जो बहुत कम लोगों में होता है, वो होता है कार्डिनल ट्रेट्स, बुनियादी ट्रेट। और यही ट्रेट जो है गांधी जी में पाया गया है, एग्जाम्पल है उनका। तो इसका सही आंसर होगा आपका कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द मैंसले इज़ अ फेमस। मैंसले एक इन्वेंट्री भी है, लेकिन यहाँ पे जो ये मैंसले बोल रहा है वो एक मेंटल हॉस्पिटल है लंदन। ठीक है, अगर आपसे मैंसले इन्वेंट्री पूछता है तो वो हाइसेंग ने दी है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंसले जो है एक मेंटल हॉस्पिटल है लंदन में। इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शन एंड सोशल इमेजिनेशन इज सीन। तो सोशल कम्युनिकेशन में, सामाजिक तामुल, सामाजिक तसव्वुर में नुक्स को समझा जाता है, तो वो क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम। अब ये जो सिंड्रोम है 3 साल के बाद स्टार्ट होता है, यानी 5 से 9 साल के बच्चों में ये देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं टाइट में इससे। 1981 में ये जो था ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम सिंड्रोम के अंडर ये जो है था फाउंड हुआ था, मालूम किया गया था पहली बार। और 3 साल के बाद जब बच्चे 5 से 9 की एज में होते हैं ना, तब उनमें ये जो सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, उनको इंटरैक्शन में प्रॉब्लम आता है, इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे सिंड्रोम को एस्पर्जर सिंड्रोम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो है आपकी क्रोमोसोमल डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ है। जो नॉर्मल हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो 23 यानी 46 होते हैं, 2 पेयर में होते हैं, 23 के टोटल होते हैं 46, ये हमारे नॉर्मल है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और वो 47 हो जाता है। इसकी वजह से ये एक जो है जेनेटिकल डिसीज़ बन जाती है। ठीक है, तो उसमें जो है बच्चे का आइज़ डिफरेंट होती है, बल्जिंग आइज़ होती है ना, और बहुत सारे उनमें सिम्टम्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उनमें, हियरिंग लॉस होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोमल सेट ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारी उनमें जो है डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, आपके कमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 46 हमारा नॉर्मल होता है सेट, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करने से 47 हो जाता है, जो कॉज होता है डाउन सिंड्रोम का। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है ऐड होता है। नेक्स्ट द आर्कीटाइप दैट रिप्रेजेंट द डार्क, अनवेलकम एंड एनिमलिस्टिक साइड ऑफ पर्सनैलिटी इज शैडो। इससे पहले भी अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मैंने डिस्कस किया था, ये शैडो होता है हमारा आर्कीटाइप। और भी 2 टाइप होते हैं, जैसे परसोना, एनिमस और एनिमा। लेकिन यहाँ पे जो डार्क साइड बताएगा हमारी पर्सनैलिटी का, वो होगा शैडो। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। परसोना जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, इसका मतलब होता है मास्क। ठीक है, सोशल मास्क हम डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, वो होता है हमारा परसोना, मास्क। एनिमा और एनिमस भी जो है एक डिफरेंट टाइप के आर्कीटाइप है, जिसमें एनिमा जो है फेमिनाइन औरतों के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है। एनिमल्स जो है मैस्कुलाइन होता है, मेल्स के लिए होता है। यानी मेल और फीमेल के लिए भी डिफरेंट साइड होते हैं पर्सनैलिटी के। तो ये आपको याद रखना है, एनिमा फीमेल के लिए होता है और एनिमस मेल के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट है शैडो। शैडो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, डार्क साइड होती है, हमारा वीकनेस, हमारे इमोशन, जो हमारी मेमोरी हमको याद नहीं रखना है, वो सब हम वहाँ रखते हैं, है ना। हमारा एक डार्क साइड होता है, तो वो होता है हमारा शैडो।
और नेक्स्ट है सेल्फ। ये सेल्फ जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेज होता है, जिसमें हम लोग हर चीज़ हमको फुलफिल हो जाती है हमारी हरी नीड्स, है ना, कंटेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। पूरा का पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पूरा का पूरा सेल्फ इसमें आ जाता है हमारा। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है, पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो एंड सेल्फ। और ये एनिमा और एनिमस का एक कॉम्बिनेशन भी होता है, उसको सिज़की कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें दोनों भी आर्कीटाइप मिलेंगे। ऐसे इंसान भी होते हैं ना जिसमें फेमिनाइन भी होगा और मैस्कुलाइन, दोनों भी आर्कीटाइप मिलेंगे, वो होते हैं सिज़की। इम्पॉर्टेंट है ये चारों भी चीज़ें, चारों भी आर्कीटाइप पर्सनालिटी के, ठीक है। पर्सोना, एनिमा, एनिमस, एनिमा फॉर फीमेल, एनिमस फॉर मेल, शैडो डार्क साइड, और सेल्फ जिसमें हमारा सारी की सारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है, फुलफिलमेंट वाला जो आर्कीटाइप है वो आ जाती है। ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी वाज गिवन बाय GMAT, जिसको कहते हैं GMAT, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। किसने दिया था? S. जलोटा ने दिया था। इन कंसेप्ट ऑफ बैलेंस POX, X स्टैंड्स फॉर, अलग अलग सेट्स में अलग अलग पूछा है। P फॉर पर्सन, O फॉर अदर पर्सन, और यहाँ X है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए। और फ्रिट्ज हीदर ने दिया है ये कंसेप्ट का, एटीट्यूड का कंसेप्ट ऑफ बैलेंस वाला मॉडल इम्पॉर्टेंट है, याद रहेंगे। टू स्टेप कंसेप्ट मॉडल SM मॉसिन ने दिया था, और POX जो है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस दिया था फ्रिट्ज हीदर ने। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें O जो है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर इन विच स्टेज। अब तो बच्चा किस मरहले में खुद परस्त नज़र आता है? खुद परस्त होता है, अपने आप पे ज़्यादा तवज्जो देगा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में अपने तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा। मानिया शोज ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट वन। तो ये जो मानिया है, मैनिया है, आप जैसे प्रोनाउंस करो, वो उसमें सारी चीज़ें होती है एक्सेप्ट वन, एक चीज़ के अलावा। तो वो है आपका ऑप्शन बी, ह्यूमर। ह्यूमर जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन की जो है कैरेक्टरिस्टिक है। आप मज़ाहिया होते हो, आप जो ह्यूमरस नेचर जो बोलते हैं ना, आप मज़ाहिया नेचर के होते हो, हंसाते हो। तो ये एक इंटेलिजेंट और एक स्टेबल ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। मैनिया तो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप बहुत इलनेस होती है, एक तरह की ये मेंटल इलनेस होती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हो, है ना, हिंसक हो जाते हो आप। तो वो वाली स्टेज होती है मैनिया। यहाँ पे ह्यूमर एक अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन नहीं होगा, यूफोरिया होगा। एक्सट्रीम हैप्पीनेस। यूफोरिया मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या वायलेंट हो जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं ना, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, थॉट में डिसऑर्डर होते हैं। ये सारी चीज़ें मैनिया की ही निशानियां हैं। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस पाने के लिए बच्चे बहुत कुछ करते हैं ना, जैसे उनको पैसों से खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा, या फेमस होने से मिलती है, या किसी को जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनको ड्रग्स देने से एकदम एक्सट्रीम लेवल की जो हैप्पीनेस मिलती है। तो ये यूफोरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस पर सेपरेट क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको भी समझ के चलिए। यूफोरिया जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस जब इंसान को मिलती है, चाहे वो पैसे से हो, या फेम से हो, या अगर ड्रग एडिक्टेड है तो ड्रग्स लेने से हो, तो वो होता है यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली कंडीशन, ठीक है। मैनिया का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, मैनिया में जो नहीं पाया जाता है वो है ह्यूमर नहीं पाया जाता। बाकी यूफोरिया भी होता है मैनिया में, हाइपर एक्टिविटी भी होती है, और थॉट डिसऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू परसीव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स कैन बी कॉल्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस। कैटल की जो फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस का जो एक थियरी है ना, उसमें फ्लूइड जो इंटेलिजेंस है उसमें हम सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, रीजन एब्स्ट्रैक्टली, सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं। और ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये हमारा 20 के एज के बाद घटने लगता है, 20 ईयर्स में होता है। और मेंटल हेल्थ भी हमारी जो है 20 से जो है 20 एज में स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो होता है
वो हम जैसे जैसे चीज़ें सीखते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, तो वो बढ़ता है। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है 20 के बाद रुक जाता है। मेंटल हेल्थ का भी डेवलपमेंट 20 के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। यहाँ पे इसका आंसर है फ्लूइड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है दीज डेज प्राइजेज आर राइजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज दिस कंडीशन। प्राइजेज आर राइजिंग यानी बढ़ रहे हैं मीन्स डी, ऑप्शन डी यहीं पे बढ़ रहे हैं। अगर कम होते हैं तो सी आता था, लेकिन यहाँ इंक्रीज पूछा है ना, राइज पूछा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। द बुक पर्सनैलिटी ट्रेट्स वॉज रिटन बाय ग्रिलार्ड मैथ्यूज, ये बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन बी ग्रिलार्ड मैथ्यूज। और इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बुक है, ये भी उन्होंने ही लिखी हुई है, प्लस एंग्जाइटी 101 बुक भी इनकी ही लिखी हुई है। फेमस बुक्स हैं इनकी, ग्रिलार्ड मैथ्यूज। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी 101, तीनों भी बुक्स के जो राइटर है, ऑथर है, वो है ग्रिलार्ड मैथ्यू। साइकोलॉजी इज स्टडी टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हाँ, इंसानी बर्ताव के बारे में एक समझ पैदा करने के लिए। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड स्टडी एम्प्लॉयड, ठीक है, तहकीक करने के लिए, मुताला करने के लिए भी साइकोलॉजी यूज़ होती है। टू डेवलप अप्रिसिएशन ऑफ द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, नफ्सियात और उसके अमलियात की मशक़ी इक़दार की तारीफ बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव से सही आंसर होगा। ये सारी चीज़ों के लिए जो साइकोलॉजी, इल्म नफ्सियात यूज़ होता है। अडेप्टेशन ऑफ रेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल वॉज गिवन बाय, तो अगर आप सर्च करते हो तो आपको रामलिंगा स्वामी भी नाम मिलेगा और प्रमिला पाठक भी मिलेगा। ठीक है, तो इंडियन अडेप्टेशन ऑफ रेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल वॉज डेवलप्ड बाय बोथ, बट यहाँ पे फर्स्ट, अब चारों भी ऑप्शन है और दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम रामालिंगा स्वामी को ही देंगे। ठीक है, तो उसका सही आंसर है रामालिंगा स्वामी। बट इनके साथ साथ में इन्होंने प्रमिला पाठक और उदय शंकर ने भी साथ दिया था, लेकिन फर्स्ट नाम इनका आता है और ऑप्शन में हमारे पास एक ही चॉइस है, तो फिर हम रामलिंगा स्वामी जो है वो टिक करेंगे। इन आइसिंग थ्योरी एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन मीन्स, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन मीन्स क्या होता है कि लोग कितना सोशल हो रहे हैं और कितना अपने सोशल लाइफ को छोड़ रहे हैं, वो दर्जा जिसके लोग बाहर या समाजी तौर पर अलहदा होते हैं। ठीक है, तो ये है ए, बिल्कुल सही है इसमें। एक्स्ट्रावर्जन मीन सोशल होना, लोगों से मिलना जुलना। इंट्रावर्जन मीन बिल्कुल सोशल लाइफ को छोड़ देना, सोशली विड्रॉ कर देना, है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हैप्पी डिप्रेस नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जर्व अदर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हाँ, पर्सनैलिटी की टाइप एंड कम ट्रेट थ्योरी में आती है ये आइसिंग की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 टाइप की पर्सनैलिटी को बताया है। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, एक ही इसमें लेते हैं, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिज्म। ठीक है, ये तीनों भी नाम आपको याद रखना है। आइसिंग ने 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस अलग दी है, और पर्सनैलिटी की जो ट्रेड्स दिए हैं, टाइप्स दिए हैं, टाइप कम ट्रेड्स दिए हैं, वो 3 टाइप के, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिज्म। ठीक है, तीनों भी आपको नाम याद रखना है। क्या होते हैं एक्स्ट्रावर्जन में, सोशलेबल होगा इंसान, है ना, बाहर समाजी लोगों में मिलना जुलना, लाइवली, एक्टिव, ये सारी चीज़ें होंगी उनमें। न्यूरोटिसिज्म में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, एंशियस हो जाएंगे, कभी डिप्रेशन हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, गिल्ट फीलिंग करेंगे, लो सेल्फ स्टीम होंगी, टेंस हो जाएंगे, ये सारे जो है न्यूरोटिसिज्म में आ जाएंगे। साइकोटिसिज्म में क्या होगा, एग्रेसिव हो जाएंगे, ईगो सेंटर रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप में ईगो रहेगा, इम्पल्सिव रहेंगे, कोई भी चीज़ गुस्सा जल्दी हो जाएंगे, एंटी सोशल बिहेवियर रहेगा, टफ माइंडेड रहेंगे, होते हैं ना इस टाइप की पर्सनालिटी के लोग, तो ये साइकोटिज्म में आ जाता है। और न्यूरोटिसिज्म में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, और एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन में सोशल होते हैं या फिर सोशल विड्रॉल कर लेते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं। तो ये तीनों भी चीज़ें आइसिंग ने दी है। पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स बोल सकते हैं, 3 ट्रेड्स बोल सकते हैं, क्योंकि टाइप कम ट्रेड थ्योरी है, तो आपको ये तीनों भी चीज़ें याद रखना है। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एक ही है, न्यूरोटिसिज्म सेकंड है और साइकोटिज्म थर्ड है।
साइकोटिसिज्म में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, साइकोटिज्म में इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा जल्दी आता है, साइको हो जाते हैं ना, साइको बोलते हैं, इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा। और जो न्यूरोटिसिज्म रहेगा उसमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आइसेंक की 8 स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे स्टेप्स याद होना चाहिए। फर्स्ट है अर्ली चाइल्ड इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, और फिर अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, प्री स्कूल, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्कूल एज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, एडोलेसेंस के स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिटी जो है ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आया था, आइडेंटिटी वर्सेस इंटीमेसी, एडोलेसेंस और यंग अडल्टहुड के बीच में क्या होता है, तो आइडेंटिटी वर्सेस इंटीमेसी होती है। और यंग अडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, या तो हम लोग मेल जोल करेंगे, अच्छे से मिलजुल के रहेंगे सोशल लाइफ में, या आइसोलेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी अपनी ढूंढ लेंगे, अपने आप को पाएंगे कि हम ऐसे हैं, हमको ये चीज़ें पसंद है, या फिर कंफ्यूज रहेंगे। तो ये दो चीज़ें होती है एडोलेसेंस और एडल्टहुड में, यंग एडल्टहुड में। फिर आ जाती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मिडिल एडल्टहुड, ठीक है। और मैच्योरिटी में ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो हमारी ये ओल्ड एज पीपल होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। तो ये आपकी 8 स्टेजेस आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसेंक के 8 डेवलपमेंटल स्टेज साइको सोशल स्टेजेस है। एरिक एरिक्सन थ्योरी एम्फेसाइज किस पे एम्फेसाइज करती है, डेवलपमेंटल चेंज थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ, यानी चेंज जो होता है डेवलपमेंटल वो पूरी लाइफ स्पैन तक होता है, तरक्याती तब्दीली इंसान की पूरी ज़िंदगी के अरसे में होती है, ठीक है। बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, इफ अ स्टूडेंट बिकम्स एग्रेसिव फ्रिक्वेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशन, हाउ वुड यू ट्रेन हिम। एग्रेसिव हो जा रहा है बच्चा कभी भी, और ज़्यादातर एग्रेसिव हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, पनिशमेंट तो नहीं देना है हमको, थ्रेट भी नहीं देना है उसको, धमकी भी नहीं देना है। एडवाइस हिम टू जॉइन गाइडेंस, आप आपके लेवल पे क्या करोगे, मॉनिटर करोगे उसके बिहेवियर को वेरियस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से, और फिर आप उसकी मदद करोगे। डी इसका सही है आंसर। ADHD इज़ अ टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं जिसमें बच्चा अटेंटिव नहीं होता। 3 टाइप्स देख लेते हैं। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा बच्चा। सेकेंड है टाइप है इसका इनअटेंटिव रहेगा, अटेंशन नहीं देगा। थर्ड है कंबाइन, दोनों भी चीज़ें रहेंगी, हाइपर एक्टिव तो रहेंगे ही और इनअटेंटिव भी रहेगा। तो ये तीनों भी टाइप आपको याद रखना है। चेंजिंग ऑफ बिलीव्स टू बिकम मोर सिमिलर टू अदर, बहुत बार आ रहा है ये क्वेश्चन, कन्फर्मिटी कहलाता है, ये शेरिफ ने दिया था एक इसका कॉन्सेप्ट कि हम अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं सोशल लाइफ में एडजस्ट होने के लिए, उनकी तरह बनने के लिए, ठीक है। शेरिफ ने दिया था ये कन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट। द फीलिंग ऑफ साइक्लोथाइमिया पर्सनैलिटी आर एज बिलो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं साइक्लोथाइमिया पर्सनालिटी आई कहाँ से है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो हमने पढ़े उसी का एक पार्ट है, और इसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। लो मूड और जो हमारा हाइपर एक्टिव मूड है ना, वो एक दूसरे के आगे पीछे चलता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस जिसको कहते हैं ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, और उसी को ये साइकोथाइमिया पर्सनैलिटी कहते हैं। तो इसमें मूड स्विंग्स होंगे, ए ऑप्शन सही है। एक्सेसिव प्लानिंग करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी होंगी, ऐसा लगेगा ये करना है वो करना है, और बिल्कुल नींद नहीं आएंगी। स्पेंडिंग मनी भी होगा, ऐसा प्लानिंग करके हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हम हमेशा एक्टिव मोड में रहेंगे, हाइपर एक्टिव रहेंगे। डिलीजेंस नहीं आते हैं इसमें, तो एक्सेप्ट 1 जो है वो हैगा डिल्यूजन, ये नहीं होता है। बाकी सब मूड स्विंग्स होंगे, आप बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम हाँ आपको जो एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, कभी कभी बहुत लो भी फील करेंगे, और ये सारी चीज़ें, स्पेंडिंग मनी, ये सारी जो है चीज़ें साइकोथाइमिक पर्सनालिटी के जो है ऐसी फीलिंग्स उसमें होती है, ठीक है। और ये बाइपोलर डिसऑर्डर से थोड़ी सी कम जो है
इफेक्ट सीवियर रहेंगी, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो जो है बहुत ज़्यादा, जिसमें मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेशन जो हो जाता है, वो बहुत सीवियर कंडीशन है। साइक्लोथाइमिया एक पर्सनालिटी जो है उससे कम सीवियर होती है, तो ये एक उसमें बात है। बाकी मूड स्विंग्स तो रहेंगी, एक्सेसिव प्लानिंग रहेंगी, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट रहेगा, स्पेंडिंग मनी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका सही ऑप्शन है जो एक्सेप्ट 1 है वो है डिल्यूजन। The conception of Asperger syndrome came into existence 1981 में आया था। ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के अंडर में था ये एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसमें सोशल लाइफ में एडजस्ट होने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है 5 से 9 साल के बच्चों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल टू ऑल एक्सेप्ट 1। कॉग्निटिव रहेगा, एनवायरमेंटल रहेगा, इमोशनल रहेगा, फिजिकल नहीं होता। फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल जिस्मानी जो है चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं देता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। कॉग्निटिव को देगा, एनवायरनमेंट में आप कैसे रह रहे हो, इमोशनली आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मेंसली पर्सनालिटी इन्वेंट्री, देखिए यहाँ पे इससे पहले मेंसली जो था वो मेंटल हॉस्पिटल था, यहाँ पे पर्सनालिटी इन्वेंट्री पूछ रहा है, तो किसने दिया था? आइसेंक ने। Suppose a student is in a chain smoker and generally he leaves the period or comes late due to smoking. How would you like to deal with such a student? चेन स्मोकर है, क्लास चला जाता है और फिर बाद में आता है, तो आप क्या करोगे ऐसे इसमें? आप इंसल्ट तो बिल्कुल नहीं करोगे उसको, है ना, मोटिवेशन हो जाएगा ये तो। स्कूल से भी नहीं निकाल सकते आप, है ना। अप्लाइंग सजेस्टिव मेजर इन आइसोलेटेड कंडीशन, ये बिल्कुल सही है। आप अलग अलग हालात में मौजूदा इकदाम का इतलाक, यानी उसको अलग से आप समझाने की कोशिश करोगे, उसको सजेशंस दोगे और उसको सही रास्ता बताने की कोशिश करोगे। शेयरिंग नहीं करेंगे आप, हैबिट उसकी जैसी ही बन जाएंगे कि आप नहीं, आप तो ये गलत हो जाएगा। आप उसको सजेशन करोगे, सजेस्ट करोगे और अच्छी चीज़ों की तरफ उसको लेकर आओगे। For arousal and attention in past model theory, which of these statement is true? PASS, ठीक है। Planning, attention, simultaneous successive model of intelligence, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है इसमें? स्टेट ऑफ अराउजल हेल्प्स इन अटेंडिंग टू स्टिमुलेट, अराउजल होता है, बिल्कुल सही है। अराउजल एंड अटेंशन एनेबल्ड पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही है। टू मच और टू लिटिल अराउजल इंटरफेयर विद अटेंशन एंड परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा भी अराउजल और बहुत ज़्यादा भी अटेंशन जो इंटरफेयर भी कर सकती है। ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर है। If a student has the problem of which the child's parents has already acquainted you well in advance, what type of reaction will you show? तो अगर एक तालिब इल्म है, उसका मसला है जिसके बारे में बच्चे के वालिदैन ने पहले ही आपको बता दिया, तो आप इसमें क्या करोगे? यू जस्ट परमिट द चाइल्ड एज फ्रिक्वेंटली एज ही आस्क, ठीक है। आप बच्चों को इजाज़त देंगे जितनी बार भी, जैसे किसी कोई बच्चे को शुगर का प्रॉब्लम है, उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, होता है छोटे बच्चों में भी शुगर होती है, तो उनको बार बार टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता है और वो क्लास में बार बार आपसे परमिशन लेंगे कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप उनको क्या करोगे उस टाइम पे? आप उनको नहीं रोकोगे, उनको प्रॉब्लम है और उनके पेरेंट्स ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका है कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप उस टाइम पे उनको इजाज़त दोगे, है ना। बी सही है आंसर। इंटेलिजेंस इज अ सेल्फ अवेयरनेस इंट्रापर्सनल, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस है, खुद का है, खुद के बारे में हो रहा है तो इंट्रा, बाहर की लाइफ के बारे में है तो इंटर, लेकिन यहाँ पे सेल्फ का है तो इंट्रापर्सनल बिल्कुल सही होगा, स्पेशल नहीं होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक तो एथलीट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑगमेंटेशन इज अ बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ऑगमेंटेशन में क्या करते हैं? सोशल फैसिलिटेशन होता है, यानी अफजाइश एक ऐसा रवैया है जो दिगर डैश की वजह से जन्म लेता है कि समाज में इज्जत मिले, है ना, समाज में तरक्की हो, उसकी वजह से ऑगमेंटेशन वाला बिहेवियर आ जाए। जॉन गुडमैन स्टडिंग हाउ
memory changes as people get older. She is most likely a psychologist, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। के अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक बुक का भी नाम बताया था जो जॉन गुडमैन ने दी थी, और आप वो बुक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके कमिंग एग्जाम के लिए। फोबियाज आर एसोसिएटेड क्लोजली विथ एंगर, यूफोरिया, सैडनेस, डिस्गस्ट। उसका सही आंसर है डिस्गस्ट। हमको चीज़ों से घृणा होती है ना, कराहत होती है, हम पसंद नहीं करते चीज़ों को, उसकी वजह से हम फोबिया में चले जाते हैं। पानी का डर होता है किसी को, ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो क्या होती है, घृणा होती है, डिस्गस्ट फीलिंग आती है। तो ये जो है आपका डी है। यूफोरिया जो है एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली जो कंडीशन होती है ना, एक्सट्रीमली हम बहुत खुश होते हैं, उस स्टेज को यूफोरिया कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस वाली कंडीशन। एंगर गुस्सा नहीं होगा, सैडनेस होगा। फोबिया जो है डिस्गस्ट, डी से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर मेड इन ऑर्डर टू गिव द नॉलेज अबाउट अ कोर इवेंट और रिलेटेड फिनोमेना। ठीक है, सी बी सही होगा। जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री अगर हम फिल्म बता रहे हैं तो वो इवेंट हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं बच्चों को। बी इसका बिल्कुल सही है। दे आर अबाउट डैश टाइप्स ऑफ सिग्नोफेरिक। तो कितने टाइप के हैं सिग्नोफेरेनिक, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। 5 टाइप के होते हैं मेन। ठीक है, देख लेते हैं कौन से 5 टाइप है इम्पॉर्टेंट। सो 5 टाइप्स के जो है सिग्नोफेरेनिया होते हैं। पैरानॉइड, जिसमें हेलुसिनेशन होगा, चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, है ना, और टच करके देखेंगे हम, टेक्टाइल होंगी, पैरानॉइड सिग्नोफ्रेनिया में आ जाएगा। डिसऑर्गेनाइज में जो है ऑर्गेनाइज नहीं होता है बिहेवियर, कन्फ्यूज़न तो नहीं बोलेंगे हम, बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि डिलीजन्स आएंगे, गलत गलत ख्याल आएंगे, है ना, गलत बिलीव्स आएंगी, रॉन्ग बिलीव्स आएंगी, तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। कैटाटोनिक में क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जो है साइकोमोटर, हाथ पैर हिलाना, है ना, जो साइकोमोटर से रिलेटेड होगा हमारे, और एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, तो कैटाटोनिक सिग्नोफीनिया हो जाएगा इसमें। अनडिफरेंशिएटेड सिग्नोफीनिया में क्या होगा, इमोशनल डेप्थ, लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ नहीं होंगी, बिल्कुल भी जज्बात जो है नहीं होंगे, कन्फ्यूज़न रहेगा, देखें आप क्वेश्चन मार्क्स, कन्फ्यूज बिहेवियर रहेगा। और लास्ट जो है ये तो बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल की है, रेसिडुअल सिग्नोफीनिया, जिसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा जो है इंसान जो है डिप्रेशन में एक टाइप से बोलेंगे हम चला जाएगा। तो ये 5 टाइप की इम्पॉर्टेंट है। पैरानॉइड पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, हेलुसिनेशन अलग अलग टाइप की पूछी गई है। डिसऑर्गेनाइज में जो है डिस्टर्ब रहेगा, है ना, बिहेवियर, बिजारे बिहेवियर बिल्कुल, जो हम लोग डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूज़न में भरे हुए रहेंगे। कैटाटोनिक में जो है आपका एक्साइटमेंट एंड सुपर फेजेस आएगा, जिसमें आपका साइकोमोटर एबनॉर्मलिटीज़ होती है, हाथ पैर पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है हमारा, है ना। और फिर अनडिफरेंशिएटेड में आपका जो इमोशनल डेप्थ नहीं होंगी, है ना, बहुत ज़्यादा जो है सवालात रहेंगे माइंड में और हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ पर। रेसिड्यूअल जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का होता है, जिसमें हम सारी चीज़ों को और इसको रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ साइकोटिक रिएक्शन कैरेक्टराइज बाय ब्रेकडाउन ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी फंक्शनिंग, विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, इमोशन ब्लंटली एंड डिसऑर्टेशन, डिस्टर्बेंस इन थॉट्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड सिग्नोफेरेनिया। जो हेलुसिनेशन डिल्यूजन आ गया जहाँ पे वर्ड, वो हो जाता है आपका क्या, सिग्नोफेरेनिया। अल्जाइमर आपका डिमनेशिया से, मेमोरी लॉस से रिलेटेड है, सिग्नोफेरेनिया उसका सही आंसर है ए। इसके 5 टाइप भी हमने डिस्कस किए, वो भी आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट वाज प्रपोज बाय लियो फिश्नर, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें तालमेल नहीं होता है हमारे ख़यालात में, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है वो, जिसमें हमारे ख़यालात में जो है तालमेल नहीं बनता है। जज्ब, क्या बोलेंगे उसको, जिदानी नामोजुनियत, तो वर्ड हार्ड होते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इजी है। कॉग्निटिव डिसोनेंस
जहाँ पे हम अपने ख्यालात में तालमेल नहीं जमा पाते। ये थे कंसेप्ट किसने दिया था? लियो फिजनर ने। इफ़ यू आर द चीफ प्रोक्टर ऑफ द स्कूल, द डिसीजन विल बी टेकन ऑन द ग्राउंड। आप अगर स्कूल के सरबराह हो तो फैसला हकीकी बुनियाद पर किया जाएगा। इस पर आपका क्या रहेगा? एज पर कमेटी अप्रूव द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। आपकी कमेटी की मंजूरी के मुताबिक आप जुर्म देंगे, यानी जो भी आप सजा दोगे। Which of the following is most likely to be characterized in effective teacher? Effective teacher है ना, आपको मुअस्सिर उस्ताद की खुशियात का कामिल कौन बनाता है? आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे भी हालात में आप अपने जो इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, वही एक इफ़ेक्टिव टीचर का एक इफ़ेक्टिव ह्यूमन बीइंग भी है कि जज्बात को हालात के अकॉर्डिंग ढाल लेना, कंट्रोल कर लेना ही जो है एक इफ़ेक्टिव टीचर में ये क्वालिटी होना चाहिए। सी बिल्कुल सही है आंसर इसका। होप आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।